हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। मैं हूं भरत और एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपको स्वागत करता हूं इस चैनल पे। तो चलिए हम बढ़ते हैं वीडियो की ओर। इस वीडियो से हम जानने वाले हैं कि अभी अभी जो भारत सरकार के द्वारा जो एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया है, ई श्रम पोर्टल, 26 अगस्त 2021 को ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो उस पोर्टल को भारत सरकार ने जो लॉन्च किया है, तो उस पोर्टल का लक्ष्य क्या है, उस पोर्टल का उद्देश्य क्या है और इस पोर्टल में कौन कौन लोग रजिस्टर कर सकते हैं, किस कैटेगरी का लोग रजिस्टर कर सकते हैं। अगर हम इस पोर्टल में हमारा नाम रजिस्टर करते हैं तो हमको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेगा, क्या क्या फ़ायदा मिलेगा, उसके बारे में भी हम जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि इस पोर्टल में कैसे हमारा नाम हम रजिस्टर कर सकते हैं। पूरा डिटेल्स इस वीडियो में हम ये सारे चीज़ हम जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अगर इस चैनल पर नया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं इस चैनल पे और अच्छा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे डालता रहूँगा और आपको उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। तो दोस्तों, इस पोर्टल को सरकार ने लॉन्च करने का मेन मकसद ये है कि हमारे देश में जितने भी असंगठित क्षेत्र में लोग काम करते हैं उन लोगों का डाटाबेस प्रस्तुत किया जाए और उसको स्टोर करके रखा जाए, ताकि फ्यूचर में देश में अगर कोई आपातकालीन स्थिति आ जाए, जैसे लास्ट टाइम हमारा कोविड-19 आया था। आप सबको पता है उस टाइम लोग कितना संकट में थे, कहाँ कहाँ लोग किस किस सिचुएशन में फंसे पड़े थे। तो ऐसे कोई सिचुएशन दोबारा आता है फ्यूचर में, तो तभी कैसे उस सिचुएशन को गवर्नमेंट ने फेस कर सकता है, उस सिचुएशन को निपट सकता है। मतलब सरकार के पास हमारा अकाउंट नंबर डिटेल्स, हमारा पर्सनल डिटेल्स, सारे डिटेल्स हमारा उनके पास होगा, तभी वो हमें उस सिचुएशन में डायरेक्ट अमाउंट ट्रांसफ़र करके हमको मदद कर सकते हैं। सरकार का दूसरा उद्देश्य ये है, इस पोर्टल के थ्रू में और इस डाटाबेस के थ्रू में जितना भी हमारा देश में माइग्रेंट वर्कर्स, मतलब राज्य के बाहर में काम करते हैं और असंगठित क्षेत्र में जितने सारे लोग काम करते हैं, उनका डाटाबेस, उनका रिकॉर्ड्स ट्रैक रखना। मतलब वो किस क्षेत्र में कितना साल से काम कर रहे हैं, कहाँ पे रह रहे हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि जिस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, जिस संबंधित काम कर रहे हैं, तो उस क्षेत्र के रिलेटेड हमें बेहतर काम हमें प्रदान कर सकते हैं बड़े बड़े इंडस्ट्री या सेक्टर में। अच्छा, और एक बेनिफिट है कि इस पोर्टल में हम रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमको एक यूएनएन नंबर के साथ एक कार्ड भी मिलेगा, जिस कार्ड को हम पूरे देश में व्यवहार कर सकते हैं, पूरे देश में एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, और एक सबसे अच्छा बेनिफिट क्या है यहाँ पे कि 1 साल के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तरफ से हमें दुर्घटना बीमा का कवरेज मिलेगा, जो कि आकस्मिक मृत्यु और स्थायी विकलांगता के लिए 2 लाख और आंशिक विकलांगता के लिए 1 लाख का कवरेज मिलेगा, और ये हमें 1 साल के लिए मुफ्त में मिलेगा। फिर दूसरा साल से 12 रुपया कटेगा हमारा अकाउंट से, साल में एक बार। जी हाँ दोस्तों, साल में एक बार 12 रुपया कटेगा हमारा अकाउंट से इस दुर्घटना बीमा के लिए। तो दोस्तों, और भी कई सारे सामाजिक सुरक्षा योजना जो भी नया नया आएगा उसका बेनिफिट भी हमें प्राप्त हो सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पे और एक बात मैं बता दूँ, जो हमारा कार्ड रहेगा, हमारा पंजीकरण के बाद जो कार्ड हमें मिलेगा यूएन नंबर के साथ, वो कार्ड का वैलिडिटी लाइफ टाइम रहेगा। जैसे हमारा नॉर्मली पैन कार्ड, आधार कार्ड का रहता है, इस कार्ड का वैलिडिटी भी ऐसे लाइफ टाइम तक रहेगा। तो इस कार्ड को रिन्यूअल करना कोई ज़रूरी नहीं है, बस हमको साल में एक बार हमारा प्रोफाइल अपडेट करना पड़ेगा। जैसे कि हम पिछले साल कुछ और क्षेत्र में काम कर रहे थे, जैसे कि पिछले साल हम कृषि रिलेटेड काम कर रहे थे, लेकिन अभी कुछ हम ड्राइविंग कर रहे हैं, कुछ ऑटो ड्राइव कर रहे हैं। तो अब वहाँ पे हमको अपडेट रखना पड़ेगा हमारा प्रोफाइल कि अभी हम किस टाइप का, किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तभी तो सरकार को पता चल गया कि हमारा कितने साल का किस काम में एक्सपीरियंस है, तभी वो हमें बेनिफिट दे सकता है। अच्छा, अभी हम जानेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब कौन से कैटेगरी का लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, पहला पॉइंट है कि उनका उम्र 16 साल से लेकर 68 साल तक होना चाहिए, तभी वो इसमें नाम दर्ज कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या है, वो आदमी ईपीएफओ एंड ईएसआई का मेंबर नहीं होना चाहिए, मतलब उनके नाम पे कोई ईपीएफओ एंड ईएसआई का अकाउंट नहीं होना चाहिए।
अच्छा, तीसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे, जो लोग इनकम टैक्स नहीं दे रहे होंगे वही सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जो लोग इनकम टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, वो लोग एलिजिबल नहीं होंगे इसको अप्लाई करने के लिए। अच्छा, चौथा पॉइंट ये है हमारा, वो लोग अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर कैटेगरीज में आना चाहिए, मतलब असंगठित श्रमिक श्रेणियों होना चाहिए। अच्छा, अभी हम सोच रहे होंगे कि असंगठित श्रमिक श्रेणियों लोग कौन कौन हो सकते हैं। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। तो यहाँ से हमारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन लोग असंगठित श्रमिक श्रेणी में आते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे निर्माण श्रमिक और मजदूर, प्रवासी मजदूरें, सड़क विक्रेताएं, पशुपालन कार्यकर्ताएं, ट्रक चालक, ऑटो चालक, मछुआरे, कृषि श्रमिक और इसी तरह का अन्य श्रमिक, जैसे कि यहाँ पे आप लिस्ट देख पा रहे, ये सारे आते हैं असंगठित श्रमिक श्रेणी में। अच्छा, अभी हम जानेंगे मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन, मतलब पंजीकरण का प्रकार, मतलब किस किस प्रकार में हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पहला चीज़ है कि हम सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, मतलब खुद बैठ के मोबाइल के थ्रू हो या कंप्यूटर के थ्रू में है, मतलब हम नेट पे बैठ के हम खुद रजिस्टर कर सकते हैं। दूसरा चीज़ ये है कि कॉमन सर्विस सेंटर हम जाके कर सकते हैं, जहाँ पे हमारा कॉमन सर्विस सेंटर होता है CHC सेंटर, तो वहाँ जाके हम कर सकते हैं। तीसरा है कि हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट का फील्ड ऑफिसर होते हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिस्ट्रिक्ट के लेवल में, उनके थ्रू में भी हम कर सकते हैं। अच्छा, अभी हम जानेंगे कैसे करेंगे इसको। पहले हम क्रोम ब्राउज़र को जाएंगे, एड्रेस बार में हम टाइप करेंगे e-shram.gov.in। उसके बाद आपको ऐसे एक पेज आ जाएगा, होम पेज। यहाँ पे आप दाहिने तरफ देखिए रजिस्टर ऑन ई-श्रम, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको फिर ऐसे एक पेज आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये 3 चीज़ आपको पहले से रेडी रखना है, क्योंकि जब हम अप्लाई करेंगे ये वाला चीज़ हमारा ज़रूरत होगा, जैसे कि आधार नंबर, आधार लिंक्ड एक्टिव मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर आधार के साथ लिंक होगा आपका, और वो नंबर एक्टिव होना चाहिए क्योंकि उस नंबर को OTP जाएगा, और बैंक अकाउंट डिटेल्स। अच्छा, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, जो मोबाइल नंबर आपका आधार के साथ लिंक है उसको मोबाइल नंबर देने के बाद यहाँ पे आपको कैप्चा कोड टाइप करना पड़ेगा। यहाँ पे जो आपको कैप्चा कोड दिख रहा है तो यहाँ पे आपको टाइप करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको नो रखना चाहिए, क्योंकि वो पूछ रहे आर यू ए मेंबर ऑफ EPF एंड ESI, तो आपको नो रखना चाहिए। उसके बाद सेंड OTP पे क्लिक कर देना चाहिए। उसके बाद आपका जो OTP आएगा मोबाइल नंबर को यहाँ पे आप टाइप कर दोगे, तो टाइप करने के बाद यहाँ पे आप सबमिट बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। सबमिट बटन को क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको आधार नंबर देना पड़ेगा, मतलब 12 अंक का आधार नंबर यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, और यहाँ पे एग्री ऑप्शन को चूज़ करके यहाँ पे सबमिट ऑप्शन को चूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद आपको फिर दोबारा एक OTP आएगा, वो OTP यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे फिर वैलिडेट में क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद वो आपको दिखा देगा कि आपका पर्सनल डिटेल्स, मतलब जो आपके आधार के मुताबिक जो आपका डिटेल्स है, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस जो भी है, उसको यहाँ पे आपको शो कर देगा। जैसे कि यहाँ पे भी आपको शो करेगा इस आधार के साथ आपका किस बैंक का लिंक है, किस बैंक के साथ ये आधार जुड़ा हुआ है, वो बैंक एक्टिव, मतलब वो बैंक अकाउंट एक्टिव है या इनएक्टिव है, उसको भी यहाँ पे शो करेगा। इसके बाद आप यहाँ पे एग्री ऑप्शन को चूज़ करके यहाँ पे कंटिन्यू टू एंटर अदर डिटेल्स चूज़ करना पड़ेगा। तो इसके बाद आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पेज आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, आप जो मोबाइल नंबर इसके साथ जोड़ना चाहते हो। इसके बाद वो पूछ रहा है इमरजेंसी मोबाइल नंबर, आप दूसरा मोबाइल नंबर कोई यहाँ पे डाल सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं। ईमेल आईडी भी आप डाल सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं। मैरिटल स्टेटस आपको डालना पड़ेगा, यहाँ पे आप मैरिड हो या अनमैरिड हो। यहाँ पे फादर्स का नेम डालना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे सोशल कैटेगरी आप SC ST OBC जनरल यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पे ब्लड ग्रुप भी डालना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ब्लड ग्रुप कोई कंपलसरी मैंडेटरी नहीं है, आप नहीं डालना चाहते हो तो कोई बात नहीं। और यहाँ पे आपको नो चूज कर देना है। इसके बाद आपको नॉमिनी डिटेल्स डालना पड़ेगा, जैसे कल कोई आपका कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो नॉमिनी को फ़ायदा मिलेगा। नॉमिनी का नेम यहाँ पे डालना पड़ेगा, नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालना पड़ेगा। इसके बाद जेंडर वो मेल या फीमेल डालना पड़ेगा। इसके बाद वो नॉमिनी आपका रिलेशनशिप क्या है, मतलब वो डालना पड़ेगा। वो आपका सन है या फादर है, डॉटर, जो भी है रिलेशनशिप में
उसको डालने के बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू करना चाहिए आपको। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा रेसिडेंशियल डिटेल्स। तो यहाँ पे आपको होम स्टेट डालना है, आपका होम स्टेट, और यहाँ पे आपको करंट एड्रेस डालना है कि जहाँ पे आप रह रहे हो उसका करंट एड्रेस डालना है। उसके बाद वो पूछ रहा है स्टेइंग एट करंट लोकेशन, कितना साल से आप रह रहे हो। यहाँ पे आप 10 से 15 साल या 5 से 10 साल, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा वो। तो उसके बाद वो पूछ रहा है माइग्रेंट वर्कर, यस और नो आपको डालना पड़ेगा। आप अगर अपना स्टेट में रह रहे हो तो यहाँ पे नो डालना पड़ेगा, अगर आप बाहर स्टेट में रह रहे हो तो यस डालना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे वो पूछ रहा है इज परमानेंट एड्रेस सेम आज करंट एड्रेस। तो अगर आपका करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो अभी यहाँ पे आपको अनटिक करके आपको परमानेंट एड्रेस भी यहाँ पे डालना पड़ेगा, जैसे कि जहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस होगा। तो उसको डालने के बाद यहाँ पे आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आपको पूछेगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि एजुकेशनल मतलब जैसे कि आप सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएट जो भी है आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट करने के बाद ये आपको एजुकेशनल सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए मांगेगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हो। उसके बाद वो मांग रहा है मंथली इनकम स्लैब, तो आप कितना एक महीने में कमा लेते हो उसका एक स्लैब यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है सर्टिफिकेट, मतलब सर्टिफिकेट अपलोड करना है। ये भी ज़रूरी नहीं है, इसको भी आप छोड़ सकते हो। इसके बाद हम यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू क्लिक करेंगे। करने के बाद आपको यहाँ पे आपको आ जाएगा ऑक्यूपेशन एंड स्किल्स। तो इस पेज में आपको एक आई बटन दिखाई देगा यहाँ पे, इसके ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद आपको आपके सामने एक PDF फाइल ओपन हो जाएगा। ये NCO कोड होता है जो भी हमारा काम डिटेल्स होता है उसका एक कोड होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा कि आप किस कैटेगरी का काम कर रहे हैं, उस कैटेगरी का कोड आपको लेके वहाँ पे पेस्ट करना है। जैसे देखिए यहाँ पे जो इंग्लिश का कोड होता है उसको लेके यहाँ पे पेस्ट कर देना है और रिफ्रेश कर देना है। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे आपका डिटेल्स आ जाएगा किस काम आप कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा कितना साल से आप इस काम को कर रहे हो। उसके बाद यहाँ पे आपका कुछ ये मैंडेटरी नहीं है सेकेंडरी ऑक्यूपेशन डालना, तो इसको आप छोड़ सकते हो। और यहाँ पे ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मांग रहा है, ये भी मैंडेटरी नहीं है, इसको भी आप छोड़ सकते हो। तो यहाँ पे आपको वो पूछ रहा है हाउ डिड यू एक्वायर स्किल, मतलब कैसे आप स्किल को सीखे। मतलब यहाँ पे आप डाल सकते हो डिड नॉट रिसीव एनी वोकेशनल, मतलब अगर आप कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग लिए हो ये पहले वाला डाल सकते हो, नहीं तो आप ये सेकंड वाला डाल के छोड़ दोगे। इसके बाद ये पूछ रहा है सॉफ्ट स्किल्स, तो आपके पास कुछ सॉफ्ट स्किल्स है, मतलब कुछ अपना फैमिली से सीखे हो या फिर कुछ सेल्फ लर्निंग या फिर कुछ लर्निंग ऑन द जॉब से कुछ सीखे हो, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो जो भी आपका मर्जी। तो यहाँ पे फिर वो पूछ रहा है स्किल्स टू बी अपग्रेडेड, मतलब आप कुछ स्किल को अपना स्किल को बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ पे आप टू रिसीव फॉर्मल टेक्निकल ट्रेनिंग को सिलेक्ट करना पड़ेगा। करके फिर यहाँ पे आपको सेव एंड कंटिन्यू क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स पूछेगा, तो यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर देना पड़ेगा, यहाँ पे दोबारा सेम अकाउंट नंबर देना पड़ेगा, फिर यहाँ पे आपको नेम देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको IFSC कोड डालने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना पड़ेगा। सर्च करने के बाद आपका यहाँ पे बैंक नेम एंड ब्रांच नेम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको यस और नो दिखाई देगा। अगर ये वाला अकाउंट नंबर आपका आधार के साथ लिंक है तो यहाँ पे यस दिखाई देगा, नहीं तो नो दिखाई देगा। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करना पड़ेगा यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे आपको सारे डिटेल्स दिखाई देगा, जो भी हम स्टेप वाइज यहाँ पे सारे फिलअप करके आएंगे वो सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अगर कहीं पे कुछ गलती हुआ है आपको दोबारा चेक करना चाहिए यहाँ पे। तो इसके बाद यहाँ पे आप अंडरटेकिंग में चूज़ करना पड़ेगा और इसके बाद यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगा, यूएनए कार्ड आपका आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो, क्लिक करके यहाँ पे डाउनलोड यूएनए कार्ड। उसके बाद आपको यहाँ पे कलर प्रिंट आउट भी दे सकते हो कहीं दूसरा जगह से। तो दोस्तों, आपको अगर इस वीडियो थोड़ा बहुत अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक एंड सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट देता है और नया नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके सामने लाने के लिए।